मैं मीडिया कर्मियों से सबसे एक तहे दिल से मैं वो कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में खाई को पाटने का काम करें, प्लीज़ उसको पाटने का काम करें, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है समाज में। आपके सहयोग के बिना ये चीज़ संभव नहीं होगी। प्लीज़ आपके धरने को कितना समय हो गया आज? हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने को चलते हुए 6 दिन हो गए। आज अनिश्चितकालीन धरने का 6वां दिन है और हमने 2 दिन तक तो शांतिपूर्ण धरना शुरू करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि बीकानेर जिले की पुलिस पूरी तरीके से डॉक्टर BL स्वामी का और आयुष्मान अस्पताल का बचाव करने में लगी हुई थी। गए थे मिलने के लिए, आपके डॉक्टर साहब बैठे, इन्होंने मना कर दिया साहब मीडिया को हम कोई बाइट नहीं देते, अब आप आज मीडिया को बुला रहे हो, ठीक है। जिनके घर पे हमला हुआ तो यही मीडिया थी। के पास चाहे पैसे कितने भी हो, लेकिन उसको कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अगर किसी को बुरा लगा मीडिया की बाइट दूंगा तो मैं मेरे दिल से सॉरी फील करता हूँ। मैं किस मीडिया के प्रति इनका क्या व्यवहार था, बिल्कुल आज ये माफी मांग रहे हैं। तो ये आप ऑपरेट करने से पहले, कोई भी ऑपरेट करने से पहले आप सारे टेस्ट करते हैं। आपने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों के अंदर वो था, क्या बोलते हैं, फेफड़ों के बाद ये ऑपरेट करने के बाद में आई ये प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब, ये जवाब नहीं है डॉक्टर साहब, ये जवाब नहीं। नहीं, इस चीज़ की हम गारंटी बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, और अगर गारंटी का ही सवाल होता तो आज मैं मेरे माँ बाप का श्राद्ध नहीं मना रहा होता, वो भी अभी जिंदा ही होते थे। थैंक यू। डॉक्टर BL स्वामी ने जिस आदमी के पेट में गैस की समस्या थी उनको स्टंट डाले हैं। हमारे पास ऐसे भी पीड़ित पहुंचे हैं, जिनके दर्द कमर में था लेकिन उनके छल्ले डाल दिए गए। ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जिनके घुटनों में दर्द था, उनके पेसमेकर लगा दिए गए। तो बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं। मैं आपके माध्यम से जिले के प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ। पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट आता है, तो कई बार सीरियस कंडीशन में भी होता है, नॉन सीरियस कंडीशन में भी होता है, हर प्रकार की कंडीशंस होती हैं। वो लगातार ये प्रकरण सुर्खियों में आ रहा है और कल हमारी जब जैसे रूबरू में डॉक्टर स्वामी से बात हुई, लड़ाई आयुष्मान अस्पताल और डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध शुरू हुई है। तब से डॉक्टर BL स्वामी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि आप डॉक्टर को फ्री हैंड दीजिए, डॉक्टर को निडरता से काम करने आने वाले मरीजों के साथ लाखों रुपए की लूट होती है और परिजनों में एक भय पैदा कर दिया जाता है कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे उस स्थिति में मरीज की मौत निश्चित है। लोगों ने अपने घर बेच कर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे दिए हैं। जनता को कि कृपया करके डॉक्टरों के बीच में भय का माहौल ना हो, उनको एक खुली छूट दें। थैंक यू। लापरवाही जो इलाज में हुई है वो डॉक्टर BL स्वामी खुद स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर के अंदर भय व्याप्त होगा तो मजबूरन डॉक्टर हो सकता है भविष्य में पिक एंड चूज मेथड पे आ जाए। खरीदारी करता है इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे बिल्डिंग बनाता है, सब कुछ है, तो बिजनेस तो है ही। लेकिन अगर कोई चिकित्सक इस सेवा को अगर व्यापार समझने लग जाता है, कोई दुकान समझने लग जाता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति चिकित्सक की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और समाज का सहयोग नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आपने जैसे सेना का या दूसरे कहने पे बात की कि मुझे सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल है कि आपकी एसोसिएशन सड़कों में मीडिया के खिलाफ लेके तख्तियाँ निकलती है, गलती आपकी होती है और दोस्त मीडिया को देते हैं, और आप यहाँ बैठ के ये बता रहे हैं कि हम हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखें। तो पहले तो आपको मीडिया के खिलाफ जो सड़कों में आप उतरे थे उसके बारे में आपका ऐसा सोसाइटी में देना चाहिए। देखिए जो मूल प्रकरण है ना, मूल सर बात यही थी कि हमने उसमें यही लिखा था कि मीडिया ट्रायल मत करे। बात यही थी। नहीं सर, मीडिया ट्रायल बंद करने की बात, आप मीडिया ट्रायल जो है वो सर आप एक एक करके बात करोगे तो ही बात होगा। यही डॉक्टर BL स्वामी साहब थे जिनके घर पे हमला हुआ तो यही मीडिया थी।
सर मैं प्रकरण की बातों पे आता हूँ सर, फिर प्रकरण की बातों एक मिनट का तो जवाब एक बार बोलिए, ये तो दे दीजिएगा। मैं इसका अभी आपको उदाहरण ही दे देता हूँ ना, आप क्या जवाब देंगे उसका। आप लोग कभी गए थे मिलने के लिए, आपके डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने मना कर दिया साहब मीडिया को हम कोई बाइट नहीं देते, अब आप आज मीडिया को बुला रहे हो, ठीक है, ये तो आंसर हो गया। अब जो आपने कहा ना, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, और जो टॉपिक की बात है सर उस पर बात करते हैं। मना किया था, ये बैठे मैं सामने कह रहा हूँ, मैंने बाइट नहीं दी, बोले हमें मीडिया की जरूरत आपस में जो अलग हो गया ना, जो हो गया क्लियर हो गया, क्या पूछना है इन्होंने अब जो आप बात कह रहे थे सर, नए वाली बात और दूसरी बात है, उस पर बात कर रहे हैं। मेरे 2-3 सवाल हैं आप लोगों से। मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी डॉक्टर के, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं डॉक्टर भी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो आपको नहीं लगता कि ये बीकानेर में जिस तरह का भी पैटर्न चल रहा है कि आप लोग सब हॉस्पिटल को खोल लेते हैं, व्यवस्था नहीं आप लोगों की, और आप बहुत प्रचार ऐसा करते हैं साहब हमारे यहाँ 2 कमरों में तो ट्रॉमा चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, उसमें क्या तो आप ट्रॉमा सेंटर चला पाएंगे ना, आपके पास व्यवस्थाएं होती है। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, मैं एग्जांपल के साथ बता दूंगा कौन हॉस्पिटल्स हैं अगर आप कहेंगे तो। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि साहब हर आदमी हर डॉक्टर उसको बचाना चाहता है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा एक भी क्यों नहीं है जो रेफर क्यों कर देता है? वो क्या कहता है आप सीरियस लिखते के साथ पीवीएम चले जाओ या जयपुर ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं, तो फिर आप लोग उसको रख ही क्यों नहीं पाते उसको? मैं इसका जवाब दे दूँ आपको। देखो, रख नहीं पाते का फर्क होता है। अभी किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हुई, आप किसी अस्पताल में गए, इमरजेंसी पहुंचे, वो अस्पताल एक फिजिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट मैडम चलाते हैं। अब न्यूरो वाला कितना कर सकता है उसका, और एक फिजिशियन कितना कर सकता है? एक फिजिशियन ये डिसाइड कर सकता है कि यार ये बच्चे की कंडीशन है या नहीं है, इसको कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, और अभी इनिशियल इसको क्या मिलना चाहिए। अगर उसको फ्लूइड नहीं दिया गया तो ये विदिन 10 मिनट्स हाइपोवोलेमिक शेक से मर जाएगा, मतलब ब्लड लॉस की वजह से जो बॉडी का बीपी कम होगा उससे मर जाएगा। ये फिजिशियन ने डिसाइड कर लिया कि ये तो मुझे समझ में आ गया, तो उसने क्या किया, तुरंत उसे कैनोला लगाया, बोलिए इसको एक फ्लूइड तो फटाफट यहीं दे दो। जब तक वो फ्लूइड जा रहा है उतनी देर में वो उसके घर वालों को ये समझाता है कि भैया इसको आधे पौन घंटे में नियर बाई में इसको जरूरत किस आदमी की है, नहीं देखेगा, ये सब समझते है ना। लेकिन आपने अस्पताल के अंदर लिखा है पेट का डॉक्टर भी है, न्यूरो का डॉक्टर भी है, हार्ट का भी। आप मेरी बात करेंगे, मैं उदाहरण भी दे दूँगा कौन सी हॉस्पिटल है वहाँ पे ये अवेलेबल है, न्यूरो का डॉक्टर आपके यहाँ अवेलेबल है, फिर भी आपको दिखता है कि कंडीशन खराब है, आप सीधा कहते हैं भाई साहब इसको हॉस्पिटल ले जाओ पीजीएम या फिर जयपुर ले जाओ। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, एक हॉस्पिटल नहीं सारे हॉस्पिटलों की यही स्थिति है। मैं भी डाटा दे सकता हूँ आपको, ये मैं उसका भी मेरे यहाँ से कोई हम रेफर नहीं करते, हम यही इलाज करते हैं, कोई नहीं कह सकता आपके हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल भी करने का। सबसे बड़े हॉस्पिटल में से 2 ही हॉस्पिटल हैं, 2 या 3 ही है, बाकी तो सब छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, ठीक है। उनकी कंडीशन बता रहा हूँ, मोटाई हॉस्पिटल में आप अगर जाएंगे तो भी स्थिति यही है कि वहाँ से रेफर होगा, चाहे दूसरा जो भी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ से भी सीधा या तो पीजीएम। आप जो चीज कह रहे हो उस रेफर में वहाँ से जा रहा है, उस पेशेंट की कंडीशन में बात करते हैं, वहाँ से कभी भी कोई पेशेंट ऐसे रेफर नहीं होगा कि बोले बाहर खड़ा है, मैंने बाहर ही देख लिया, मैंने कुछ नहीं किया उसको। इनिशियल ट्रीटमेंट मैं तो कह रहा हूँ छोटे सीख लो जिससे आप भाग ही नहीं सको, और ये चीज आपने देखा कोविड के टाइम पे हम लोगों ने करा है। इसमें कुकड़ा प्रकरण में क्या हुआ? मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर, ये मैं प्रकरण की बात सवाल था उसका जवाब मेरा एक ही आपसे मकसद है, आपने प्रेस वार्ता रखी है, बड़ा दिल दिखाते हुए अच्छी बात है, पहली बार आप पत्रकारों से मिल रहे हैं। मेरा एक ही मांग है कि आप सोसाइटी के पदाधिकारीगण होंगे यहाँ पे, आपके जो संस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ पे मीडिया के खिलाफ तथ्य लेके निकले थे, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर सफाई दें। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे प्राइवेट प्रैक्टिस कर उनकी तरफ से माफी मांगे। ऐसा है, मैं इसका जवाब दे दूँ सर। ऐसा है कि हम कभी भी मीडिया के खिलाफ ना थे, ना हैं ना रहेंगे। पब्लिक के लिए था, आम पब्लिक आजकल सोशल मीडिया पे अपने जो भी देख के अपने विचार बनाने, सुन लीजिए आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जो हमारा मंशा थी वो बता रहा हूँ। हमने मीडिया का कभी खिलाफत नहीं की, हम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी मीडिया में प्राय हमारे एड्स आते हैं। अगर आपके हम खिलाफ होते तो हम अखबारों में, सोशल मीडिया जो भी आपके हैं उनमें हम अपने विज्ञापन क्यों देते? हम मीडिया के उस तख्ती का मतलब मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ
उस तख्ती का मतलब ये था, आम पब्लिक के लिए मैसेज था कि आप सोशल मीडिया पे किसी एक व्यक्ति के लाइक्स देख के आप अपनी राय ना बनाएं, आप डॉक्टर का पक्ष भी जानें। पहले तो बड़े मंच से माफी भी मांगते हैं कि साहब अगर आपको मीडिया को कोई हमारे से खुंदक है या रश है तो आज आप उसको खत्म करके जाएं सर, ठीक है। लेकिन उस तख्ती का मतलब आम पब्लिक के लिए था कि आप क्या है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे थे। रही बात दूसरी जो आपने IMA MP जवाब दे देता हूँ, IMA MPS मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। IMA MPS उपचार के किसी भी पोर्टल पे, किसी भी हमारे ऑफिशियल उस पे हमने ऐसी कोई चीज नहीं की। यस सर, हम देखिए कोई मीडिया धमकाने की बात है, हमारा रोज का काम, कोई बात नहीं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। जी जी सर। अरे जिन्होंने बात करनी उन्होंने करनी, अरे बात तो करें हो गया। हमारे प्रकरण है जो अभी हुआ है इस आयुष्मान हॉस्पिटल को लेकर के, कुकड़ा को लेकर के, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए मूल प्रकरण ये है, मैं डॉक्टर DN स्वामी जी से चाहूंगा कि एक बार आप स्वामी जी को आप आ जाएं, DN स्वामी जी खुद बताएं अपनी जुबानी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उस पर बात करो। डॉक्टर DN स्वामी जी खुद आपके बीच में आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते पेशेंट का 4 महीने पहले हार्ट ब्लॉक होता है, तो हार्ट ब्लॉक खुद में भी गंभीर बीमारी होती है। हार्ट ब्लॉक में क्या आपकी धड़कन 40-30 के लगभग आ जाती है, उसके बाद में अचानक कई बार सूंघने भी हो जाते हैं, तो एकदम गंभीर अवस्था बढ़ती है। तो उसने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पता नहीं बीकानेर या कहाँ लगाया, वो मेरे को उसके डिटेल्स का भी पता नहीं है, पर उसने कई दूसरे हॉस्पिटल में 4 महीने पहले पेसमेकर लगाया था। उसके बाद में उसने पट्टी नहीं करवाई, पट्टी नहीं करवाने से उसके यहाँ पे पस पड़ गया, पस पड़ने से उसके यहाँ से बैटरी है ना उसकी चमड़ी से बाहर निकल गई। तो फिर वो जयपुर भी गया, जोधपुर साइड में भी गया, और भी कई हॉस्पिटलों में उसने दिखाया, तो उसका विचार नहीं बना 4 महीने तक। और उसने कई बार सोचा कि पस आ रही है तो उसको साबुन से भी धो लेते हैं, तो वो साबुन से भी धोता रहा। और उसके बाद में जब मेरे पास आया उस दिन मैंने कहा आप तुरंत भर्ती हो जाइए, तो वो कहता आज तो मैं भर्ती नहीं होऊंगा, तो वो कहता मैं घर के पहले मेरा प्रोग्राम है उसको निपटा के फिर आऊँगा। फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने उससे कंसेंट लेके उसको बताया कि भाई देखो ये मामला आपका काफ़ी ख़राब हो गया, फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की, पर मैं 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने उस पेशेंट को लिया उसके परिजन एकदम संतुष्ट थे। उन्होंने मार्केट में 10 लोगों से पूछा कि हमें DN स्वामी से केस कराना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब लोगों से पूछ के अपनी संतुष्टि से, अपनी राय से वो लोग मेरे पास आए थे। दूसरी बात है, मैंने उनको एक एक चीज़ समझाई थी। मैं आपको मेरे एक मोबाइल में उनका घाव का एक फोटो भी है, अगर आप उचित समझे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनकी स्थिति क्या था, ठीक है। दूसरी बात है, इसके अलावा मैंने उस पेशेंट का प्रॉपर सब कुछ किया। मैंने इधर जो पेसमेकर खराब था उसको निकाल दिया, उस घाव को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बढ़िया से बढ़िया मैंने मेरी तरफ से कोशिश की। उसके बाद मैंने दूसरी साइड से उसको पेसमेकर भी लगा दिया था। उस दिन वो पेशेंट रात को खाना खाया आराम से, उसका कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन उसको सुबह के टाइम में सांस की दिक्कत होने लगी, तब मैंने एक्सरे कराया तो दोनों साइड के फेफड़े में उसके भयंकर न्यूमोनिया था। तो आज के टाइम में कोई भी न्यूमोनिया या और कोई दिक्कत होती है अगर हमारी नोटिस में आती है तभी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको खांसी आई नहीं, मैं उसका प्रिकॉशनरी खांसी का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। जब मेरी नोटिस में आई तो मैंने कंटिन्यूस एफर्ट किए, मरीज के बिस्तर में बगल में बैठ के मैंने कम से कम 3-4 घंटे तक उसको बचाने का प्रयास किया। दूसरा, सांस वाले डॉक्टर को बुला के दिखाया, मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की। अब इसके अलावा फिर मैं और क्या कर सकता था। और उसके बाद भी मरीज के परिजन जब पेशेंट एक्सपायर हो गया तब तक उसके बेटा बिल्कुल संतुष्ट था, वो उस मरीज को घर लेके जाने की कंडीशन में थे। पर उसके बाद में जब वो कपड़े चेंज करते हैं उस वक्त कपड़े लेके मेरे स्टाफ को हाथ में देता तो एक पीछे से कोई आदमी आता, वो कहता रुक जाओ कि हमें कुछ सोचने दो। तो फिर किसी तीसरे आदमी ने उसको हाईजैक करके और इस तरह का जो शाम को न्यूसेंस किया हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो आपको सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मरीज के परिजनों का दिमाग परिवर्तित करके और जो न्यूसेंस फैलाना है
ये कितना गलत है। आज आप ये बताइए कि रात को 2 बजे हार्ट अटैक होता तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि मैं रात को 2-3 बजे भी कोई कॉल करता तो मैं रात को आके हार्ट अटैक के केस को डील करता हूँ। अब आप ये बताइए कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं भविष्य में कैसे काम कर पाऊंगा। मैं मेरी दुविधा ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को। स्वामी जी मौत हो जाती है सुबह 6 बजे सही है और बताया जाता है 12 बजे 12:30 बजे। क्या मीडिया के सामने बात करते तो शायद ये माहौल गंदा नहीं होता। कुछ जो है आप स्वीकार करो कि आप यदि उस टाइम बात कर देते कि ये देखिए ये दुखद घटना, मैंने 10 साल हो गए मेरे कैरियर में काम करते हुए, मेरे साथ इस तरह की चीज़ पहली बार हुई। तो देखो मेरे को भी ये सब चीज़ें मीडिया के भाई बंधुओं से किस तरह से उनसे बात करना, मैं अकेला आदमी, मैं बहुत सारे काम में अचानक मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि मैं आपको अगर किसी को बुरा लगा मीडिया के भाई बंधुओं को तो मैं मेरे दिल से मतलब सॉरी फील करता हूँ। मैं किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं करता। डॉक्टर साहब ऑपरेशन की एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब ऑपरेट करने से पहले, कोई भी ऑपरेट करने से पहले आप सारे टेस्ट करते हैं। आपने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों के अंदर वो था, क्या बोलते हैं, फेफड़ों में बाद ये ऑपरेट करने के बाद में आई ये प्रॉब्लम, ये नोटिस में हमारे बाद में आया। तो उससे पहले उसको ना कोई खांसी थी ना कोई बुखार थी, उसको सिर्फ हार्ट ब्लॉक वाली प्रॉब्लम थी। तो मैंने हार्ट का ऑपरेट किया। अब उसके बाद में जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो इंजन पे जब काम आता तो हो सकता है उसके शॉकर भी कमजोर होते हैं, गाड़ी में विभिन्न और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैंने सोचा अपनी गाड़ी आज शॉकर में कोई पिस्टन में प्रॉब्लम आ गई, अपने पिस्टन ठीक कर दिया। उसके बाद में दूसरे दिन शॉकर खराब हो गया। अब उसमें मैंने पिस्टन का और उस शॉकर से मेरे दोनों का आपस में क्या संबंध है? नहीं डॉक्टर साहब ये जवाब नहीं है डॉक्टर साहब, ये जवाब नहीं है। सिंपल चीज नहीं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है करीब 200 लोग होंगे और फिर 200 इनमें से नाम है जिनके यही विवाद होता है, चाहे उनकी मत हो चाहे ये कमी हो जाए। देखिए इस बात की मैं पहले बात करता हूँ। इन सेम लोगों ने मेरे हॉस्पिटल में पहले 2 साल पहले न्यूसेंस की थी और आपको पत्रिका में, और मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने इन लोगों को 77,000 का जुर्माना सुनाया था। अगर मैं पिछली बार गलत होता, पिछली बार न्यूसेंस किया था, मैंने कोर्ट में मामला लगाया था, कोर्ट ने इनको 77,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। अगर कोर्ट भी इनको गलत मान रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इन सब मामलों में गलत हूँ? आपको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मैं सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों को ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरे यहाँ सब जगह से रेफर होकर मरीज आते हैं। कई मरीज इतना भरोसा करते हैं मेरे पे कि लोग कहते हैं कि सभी से ज्यादा इस पेशेंट में भी देख लीजिए आप कि ये सब जगह घूम गया मेरे पास आया। तो आप ये बताइए कि अगर मैं किसी मरीज का बिल्कुल बिगड़ी हुई कंडीशन में क्या मैं काम करना बंद कर सकता हूँ? नहीं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि अब ये पूरा इंसिडेंट सबके सामने है, विरोध आपका किया जा रहा है, हॉस्पिटल का हो रहा है। अब सोसाइटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आगे डॉक्टर्स तमाम सोसाइटी के क्या एक्शन लेने वाले हैं जिस इस प्रकरण के बाद इस तरह से क्या कुछ लेने वाला है आप लोगों का? अब देखिए इसमें मेरे सभी पदाधिकारी, सभी मेरे यूनियन के लोग हैं, ये सब बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को किस दिशा में जाना है, क्या करना है। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेरा जो इंसिडेंस हुआ है यही लोग सेम इंसिडेंस 2 साल पहले भी करके गए थे जब इनके कोर्ट से 77,000 रुपये का जुर्माना लगा है और इनका पूरा कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। तो आप ये बताइए कि जब इन लोगों को पिछली बार भी कोर्ट ने गलत माना और इस बार भी मैं मेरी कानूनी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। ये तो एक चीज मेरे एंड के लिए मैं कानूनी लड़ाई इसमें जरूर लड़ूंगा। अभी तक सोसाइटी ने संगठन क्या करेगा आपके साथ? संगठन अभी चर्चा करेगा, आपस में डिस्कस करेगा, उसके बाद में हम अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया आपने? कोई निर्णय नहीं। डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल है कि आपके आरोप ये है कि आप अपने काबू पर पैसे का उपयोग करके सामने वालों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं और फिर जब बात नहीं करती आपकी तो आप मीडिया से मिला लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने तो इस पेशेंट के प्रकरण में इतनी बात कही है कि मेरे हॉस्पिटल के बाहर करना नहीं लगना चाहिए। आप किसी निर्धारित कलेक्ट्रेट पे किसी जगह पे जाके आप धरना लगाइए, अपनी आवाज़ रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में केस फाइल करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो उसमें मेरे को सजा होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पुलिस आपके नियंत्रण में? देखिए मैं किसी की
भी सभी भाई आप लोग सभी पत्रकार बंधु सभी बंधुओं के साथ मेरे पास तो मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मेरे पास तो सभी मरीज के तौर पे आते हैं। बाकी मेरा किसी से मरीज और डॉक्टर का जो रिश्ता है मेरा सभी समाज के लोगों के साथ रहता है। वो कोई भी सर आप हाँ उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए इन लोगों ने पिछली बार मेरे हॉस्पिटल में 70,000 का बिल चुकाया। बाहर मरीज के परिजनों से ये लोग 30,000 रुपये ले गए कि आपने जो पिछली बार 70,000 रुपये का डिस्काउंट आपका हो गया, मैं अब मुझे बगल में जाके उस पेशेंट के मरीजों को कहते हैं कि आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए। अगर इस तरह से हॉस्पिटल में घटनाएं होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये गलत है। फिर मैंने कोर्ट में कागज लगाए, कोर्ट ने इनको जो पेशेंट पार्टी थी ये जो पूरा करना कारम था वो मैंने कोर्ट में लगाया, मैंने अपने तथ्य पेश किए। उसके बाद भी ये लोग दोषी पाए गए। उसके बाद पिछली बार इनको 70,000 रुपये का जुर्माना लगा। अभी डॉक्टर साहब एक संगठन वाला मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे सवाल पूछ लीजिए। मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ और मैं रिसर्च और फैक्ट की बात करूँगा। आप सुनिएगा, सवाल थोड़ा सा लंबा है। मैं मेरे पत्रकार भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज थोड़ा मुझे समय दें। देखिए, दुनिया की सब रिसर्च इसके मुताबिक मेडिकल लापरवाही के सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। भारत में एक साल में मेडिकल लापरवाही के करीब 52 लाख मामले, ये तो आंकड़ा बता रहे 2023 या 22 के आसपास का है। मंत्री गोविंद मेघवाल है, उनका भी कुछ कहना है। मैं इससे रिलेटेड एक बातों को, मैं उन दोनों की बातों को नहीं मानता, मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से साल भर पहले आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आते हैं, मैं जगह का नाम, उन पेशेंट का नाम आप मुझे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं आपको कह दूंगा, अभी मैं सार्वजनिक तौर पर कहना नहीं चाहता। 3 दिन के लिए आपके हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और बाद में पता चलता है कि उनको कोई सांस की प्रॉब्लम थी और वो हार्ट की हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। पता चलता है उनको निमोनिया हो गया और वो एक दूसरे निजी अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया जाता है। मेरा सवाल ये है, जैसा कि मैं आंकड़े और रिसर्च की बात कर रहा था, लापरवाही के चलते इतनी मौतें होती हैं। मेरा सवाल ये था कि उसको सांस की तकलीफ थी, फिर हार्ट के हॉस्पिटल में क्यों लिया गया? और दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या ये मेडिकल लापरवाही नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि सांस की तकलीफ हार्ट की बीमारी से भी हो सकती है, गुर्दा फेल होता है उससे भी आदमी का सांस फूल सकता है, कई बार फेफड़े की दिक्कत से भी सांस फूल सकता है, कई बार कोई दिमाग में कोई डिस्टर्बेंस होता है उससे भी सांस फूल सकता है। तो सांस, सिर्फ सांस कह देने से हम ये डिसाइड नहीं कर लेते कि ये हार्ट का मरीज है, ये फेफड़े का मरीज है, किसका बात है। इन सब के ये सब चीज़ें है ना, जांच का विषय होती है। आपने एक आदमी का बोल दिया, उसने अपना पक्ष रख दिया, उसके डिसाइड पे हम उसे आप उसे व्यक्तिगत तौर पे मांगेंगे तो मैं कल आपके ऑफिस में आकर दस्तावेज दे सकता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है, 2 डॉक्टर होते हैं, सेम डिजीज देखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि 2 लोगों में डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें कोई लापरवाही कैसे हुई? लापरवाही अगर मैंने उसको देखा नहीं होता, मैंने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया होता, मैंने उसको देखिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं सिर्फ यहाँ बीकानेर में किसी भी संगठन, किसी भी आदमी से मैं पर्टिकुलर किसी से ताल्लुकात नहीं रखता। दूसरी बात है कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं सुबह घर से उठ के मेरे हॉस्पिटल आता हूँ, उसके बाद मेरे घर जाता हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे जीवन में पूरे साल में 3 से 4 छुट्टी जाता हूँ। मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे 24 घंटे में मेरे हॉस्पिटल के अलावा किधर भी नहीं जाता। तो आप नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी को किसी भी तरह की कोई ऐसी बात है वो मैं सिरे से खंडित करता हूँ। बीमारी नासूर बन जाती है तब वो डॉक्टर के पास आता है। तो सिर्फ बीएन स्वामी के लिए नहीं आए हम, हमारे बीकानेर में ये आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्रमवार हो रही हैं। हमारी हालत ये है कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल के साथ साथ पूरे बीकानेर के डॉक्टर्स जो हैं और उसके वातावरण के अंदर है कि कल को ये धमकियां हमें नहीं मिलने लग जाए। संगठन है क्योंकि हमें पता है कि आज इनका नंबर आया तो कल हमारा आएगा या तुम्हारे किसी भाई का आएगा। मतलब हर डॉक्टर के लिए आप लोग ये अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के अगर कुछ होता है तो आप जरूर कंप्लेंट करें, डिफरेंट पोर्टल्स बने हुए हैं। कर्मियों का अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप लोग यहाँ आए, हमारी बात सुनी और दिल से सुनी। ठीक है, थोड़ा सा जब अपन बात करते हैं तो थोड़ा एग्रेशन भी होता है, मन की भावनाएं होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अब अपनी भावनाएं आपने व्यक्त की और हमारी भावनाएं अपने अभिव्यक्ति हमने की। तो ये मैं सिर्फ एक अब धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ यहाँ पे। और मैं
मीडिया कर्मियों से सबसे एक तहे दिल से मैं वो कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में खाई को पाटने का काम करें प्लीज़। खाई उनके बीच में जो रिश्ता जो धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो रहा है पब्लिक के बीच में डॉक्टर कि वो जो एक खाई बढ़ती जा रही है, जो रिफ्ट बढ़ती जा रही है, उसको पाटने का काम करें, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है समाज में, यहाँ एक पार्ट प्ले करता है। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में धीरे धीरे रिफ्ट बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, जिससे उनके अंदर भी असंतोष है और हमारे अंदर भी भय है, हम इनको कैसे करें। हम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, सबके लिए करना चाहते हैं, पर आपके सहयोग के बिना ये चीज़ संभव नहीं होगी प्लीज़। और मन में जो भी विचार आपके हम लोग के बारे में है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी दिमाग में हो वहीं छोड़ के जाए, है ना। और कुछ भी है, और मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक और डॉक्टर्स के बीच में जो एक गैप आ रहा है, उस गैप को सीमेंटिंग का काम आप लोग करें। धन्यवाद। मीडिया के बंदों के भाई बंदों के बदले तो हम सोसाइटी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम डॉक्टर आपके हित ही चाहते हैं, हम लोग आपका कभी भी बुरा नहीं करना चाहते, और हम आधी रात भी अब अगर हमारी सर्विस की आपको जरूरत होती है तो हम तैयार रहते हैं। वैसे ही सोसाइटी से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारे लिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खुल के काम कर सकें, हम परेशानी में नहीं है। आपको कभी हमारे से शिकायत रहे तो हम लोगों से आप मिल सकते हैं, और उसके बाद भी कई बार आपको असंतुष्टि रहते हैं तो आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स को एक्सटोर्ट करना, उनको धमकाना, उनके हॉस्पिटल के बाद फोड़ करना और उनके बाद धरने लगाना, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मरीज आ रहा है, सामने रैली निकल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई हार्ट अटैक का मरीज आया, उसका 10 मिनट रुक गया, उसका तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आप देखते हैं बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये भी अगर कहीं एम्बुलेंस जाती है तो वो रास्ता छोड़ते हैं। तो हम लोगों को भी जनरल नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम लोगों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी प्रशासन से आप सब लोगों से निवेदन है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, इन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप जो बता रहे थे कि क्या एक्शन लेंगे? देखिए मेरे साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंने इस पे एफआईआर रजिस्टर करा दी है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में न्यूसेंस हुई मेरे पेशेंट के परिजन, मरीज के घर वालों ने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लोग इस तरह से हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हमारे मरीजों के स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव पड़ता है। सर कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि काफी डॉक्टर्स लोग हैं जो आम पेशेंट के साथ रूडली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए मैं तो मेरे जितने भी मरीज हैं उनके साथ सबके साथ घर जैसा रिलेशन है, और अभी मेरे मरीज है ना, सारे लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें बोलिए, हम आपके लिए 2000 लोग गाँव से इकट्ठे होकर आपके लिए रैली करेंगे, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आपको इस चीज को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास आज इस मामले को 18 दिन हो गए, मेरे पास हर मरीज ये कह रहा है कि हम गाँव से आते हैं, आपका सहयोग करने आते हैं। मैंने सबको ये रोका है कि शांति व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, न्यूसेंस होगा, इसलिए मैं किसी भी चीज में नहीं चाहता। बाकी मेरे साथ बीकानेर की जनता का अभी इस वक्त पिछले 17-18 दिनों में भरपूर समर्थन मिला है। इसके अलावा पत्रकार बंधुओं, बाकी मेरे साथीगण हैं, इन लोगों बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी बन गए। ये जो देखिए मैंने किसी भी पार्टी और किसी से मैं कोई इस मुद्दे में अंतर्गत नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि मेरा काम है डॉक्टर का, मेरे पास सभी लोग आते हैं, मेरे लिए सभी लोग बराबर। थैंक यू सर। मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरी बात वहीं के वहीं है, आखिर इस संगठन को कल बुलाने की क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब को? क्यों बाहर से इन्होंने संगठन के पदाधिकारी को बुलाया? क्यों माफी मांगी पत्रकारों से? आंकलन करिए कि पूरा संगठन अगर डॉक्टर BL स्वामी का बचाव कर रहा है तो ये स्पष्ट हो रहा है कि लापरवाहियां घोर हुई है, और आज झूठी बातें करके इन चीज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से पूर्व आपने देखा कि मीडिया के प्रति इनका क्या व्यवहार था, बिल्कुल आज ये माफी मांग रहे हैं, तो ये साफ है कि इनका व्यवहार ना तो आमजन के प्रति अच्छा है, ना मीडिया कर्मियों के प्रति अच्छा है, ना जो मरीज इनके पास उपचार करवाने आते हैं उनके प्रति अच्छा है। इनको पैसे का अहंकार है, और हम इस बात को साबित कर दें कि जो आदमी घोर लापरवाहियाँ करता है, जिस आदमी की इंसान के प्रति सोच अच्छी नहीं है, उसके पास चाहे पैसे कितने भी हो, लेकिन उसको कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको वो सजा भुगतनी पड़ेगी तो उसने गलत कर्म किया। इनसे बातचीत के दौरान ऐसा पता चला है कि ये आंदोलन बहुत बढ़ेगा, और ये किस हद तक जाएगा ये हम नहीं कह सकते। हमारी बात प्रशासन तक पहुंच गई है, हम इतना ही चाहते हैं।
आयुष्मान अस्पताल बंद करो, बंद करो, बंद करो, मौत के कुएं को बंद करो, बंद करो, बंद करो, डॉक्टर BL स्वामी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।